ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बजट जिससे कई लोगों को उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, कई संभावनाएं हैं और सबसे ज्यादा जो मध्यम वर्ग है उसको बहुत ज्यादा आशा होती है कि इस बार का बजट उनके लिए तो कुछ खास लेकर आएगा, क्योंकि गरीबों को सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत राहत मिल जाती है और जो उच्च वर्ग है उनको उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मध्यम वर्गीय है वो बहुत पिस जाता है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता पवन जुड़े हुए हैं। आप पवन, किस तरीके की तैयारी, क्योंकि दिल्ली में रिमझिम बारिश के साथ साथ आज जो बारिश होने वाली है, बजट क्या क्या सेक्टर्स इसमें कवर किए गए हैं, किन किन लोगों को इससे ज्यादा राहत मिलने वाली। हालांकि शॉर्ट टर्म ये बजट होने वाला है, लेकिन फिर भी अपार संभावनाएं लोगों को राहत पहुंचाने की। पवन, देखिए, दिल्ली में तेज बारिश शुरू हो गई है और तेज बारिश के साथ लोगों को उम्मीद है कि सरकार भी उनके लाभ की योजनाओं की बारिश आज करने जा रही है। हालांकि जिस तरह से मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 9-10 साल से, तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर बजट उनका नहीं होता है। लेकिन मोदी सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो आधारभूत जो ढांचा है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको हमेशा बढ़ाने पर सरकार का जोर होता है। अब से थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची, अब वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे। राष्ट्रपति भवन जाकर अपने जो पूरी टीम है, उनके जो वित्त राज्य मंत्री हैं और जो वित्त मंत्रालय के जो अन्य अधिकारी हैं, उनके साथ जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और बजट को जो स्वीकृत करवाएंगे। उसके बाद में यहां से जी बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करें पवन। तो शायद पवन से संपर्क टूट चुका है, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिए कि मोदी सरकार से वाकई में, जैसा कि पवन बता भी रहे हैं, कि बहुत हाई फाई तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर होता है जिससे हर उस वर्ग को राहत मिलती है जिसे वाकई में जरूरत होती है। और एक बार फिर से हम सीधे रुक करेंगे, तमाम जो संवाददाता हैं मौके पर मौजूद हैं। वासु का रुक कर लेते हैं। वासु, अब उम्मीदें तो हैं ही, लेकिन कई बार ये भी होता है कि निराशा भी हाथ लगती है, क्योंकि ये चुनावी बजट भी है, ऐसा कहा जा रहा है। चुनावी बजट है, लोक लुभावन चीजें सामने आएंगी। क्या लगता है आपको? वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए कि इसके बाद इलेक्शन होगा, तो इसके पहले कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद इनको इस बजट के बाद से? 2 से 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव जो है वो देश भर में होने हैं और उसके पहले मोदी सरकार का जो बजट है वो आ रहा है। आप देखिए कि ये पूरा बजट है, ये काफी उम्मीदों वाला है, क्योंकि युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद होती है कि रोजगार को लेकर जो बड़े पैकेजेस हैं वो कहीं ना कहीं सरकार दे सकती है। रेल यात्रा जो है वो सस्ती हो सकती है। किसानों के लिए बहुत सारी उम्मीदें होती है किसानों को कि जो उनकी फसलें हैं, जो बीमा है, उसमें किस तरीके की चीजें जो है वो सामने आएगी। जो सर्विस क्लास, वो टैक्स स्लैब पे खासी नजर रखता है कि टैक्सेशन बढ़ेगा घटेगा और उनके बजट पर इससे कितना असर पड़ेगा, ये तमाम सारी चीजें देखने वाली होती है। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको इस पूरे बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं वो समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ साथी मौजूद है, आम लोगों की क्या समस्या है और वो समस्या बजट कैसे दूर कर सकता है। देखिए, कोई भी बजट पेश होता है तो या तो सबसे ज्यादा फायदा गरीबों को होता है और जो पिछड़े हैं, शोषित हैं, उन लोगों का फायदा होता है। लेकिन जो एक वर्ग है हमेशा छूट जाता है हर बजट में, वो है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग ना उतना बजट से कुछ फायदा पाता है ना उतना नुकसान पाता है। तो उम्मीद यही है कि इस बजट में, जो कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आ रहा है, तो इसमें मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में कटौती की जानी चाहिए। हाँ जी, टैक्स स्लैब में मध्यम वर्ग के लिए कटौती की जानी चाहिए। अभिनंदन, अभी लगातार मोदी सरकार रही है, 2 टेन्योर हो चुके हैं, तीसरे टेन्योर के लिए अब चुनाव में जाना है और जो स्थितियां हैं देश में वो हम सब लोग देख रहे हैं। कितना सेटिस्फाइड बीते 8-9 साल का मोदी सरकार का कार्यकाल रहा है और इस बजट में उसका कितना रिफ्लेक्शन आप देखते हैं? देखिए, पिछले 8-9 साल में तो रोजगार पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। हाँ। तो युवाओं को इस बजट में रोजगार पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। नई शिक्षा नीति के तहत जो भी बिल्कुल बिल्कुल, और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता उमेश मौर्य भी जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। उमेश, बात करें आपके पास जो लोग मौजूद हैं उनसे और जाने उनसे कि आगामी बजट जो आज कुछ ही घंटे बस बाकी हैं, बजट पेश हो जाएगा, कितनी आशा इस बजट से रख रहे हैं? देखिए, मेरे साथ शासकीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं और
सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक कर्मचारी है और इनकी क्या क्या उम्मीदें हैं, सीधे तौर पर इनसे ही जानेंगे। क्या उम्मीद है इस बार आपको? अब से कुछ देर बाद बजट पेश होने वाला है। छत्तीसगढ़ शासन जो बजट पेश करने वाली है केंद्र सरकार द्वारा, तो केंद्र सरकार द्वारा 2004 से कर्मचारियों के हित जो था पेंशन देने बाबत उसे बंद कर दिया गया। इस सक्षम कर्मचारी तो ही हैं, जिसमें दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या अब ज़्यादा हो रही है। तो दिव्यांग कर्मचारी अपने वृद्धा अवस्था में केवल 10,000 11,000 में क्या एक पेंशन जो देगी गवर्नमेंट, 7,750 रुपया बेसिक है और प्लस जो डीए दिया जाता है, तो कुल मिला 11,000 के आसपास पेंशन बनता है उनका। तो एक पेंशन चलाना उस उम्र में ये बहुत ही उसके लिए कठिनदायक रहेगी। बिल्कुल कठिनदायक रहेगा। आप क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 5 लाख से अधिक है संख्या आप लोगों की यहाँ। 5 लाख से अधिक संख्या है। उसके अलावा क्या है, कर्मचारियों का जो है कई साल करीब 35-36 साल नौकरी करने के बाद अरे जब वो रिटायर होता है, ठीक है, नवीन अंशदायी पेंशन योजना सरकार ने लागू की है, लेकिन उससे उसका घर का खर्चा नहीं चलेगा रिटायरमेंट होने के बाद। और आज देख रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था कैसी हो गई, बच्चे कहीं रहते हैं, कोई अपने वृद्धों पर ध्यान नहीं देता है, इसलिए क्या बिल्कुल, यानी कि सबकी अपनी अपनी मांगे हैं उमेश, और हम ये देख पाते हैं कि सबकी अपनी अपनी परेशानियां व्यक्त कर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से दिल्ली का, जहां पर पवन इस वक्त मौजूद हैं। पवन, एक बार फिर से अगर आपको आवाज आ रही है तो बताएं, क्योंकि इसमें उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके बाद इलेक्शन होने वाले हैं, चुनावी बजट बोला ही जा रहा है और उसके पहले कितनी राहत पहुंचाती, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मांगे हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी अलग परेशानी है, किसानों की अलग दिक्कतें हैं, महिलाओं की अलग अपनी मांगे हैं, और जो मध्यम वर्गीय हैं उनकी अपनी अलग ही राय है। देखिए, जिस तरह से लगातार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मोदी सरकार का, उस तरह से सरकार का अगर काम को देखें तो जितने भी बजट अब तक आए हैं उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलर बजट सरकार का होता नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार सरकार को जो कदम उठाने चाहिए वो लगातार उठाने का प्रयास करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बात करते आए हैं गरीब की, युवा की, महिलाओं की और किसानों की। जिस तरह से आपने पिछले तमाम भाषणों में जिक्र सुना होगा, जब छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में चुनाव भी था तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरे लिए देश में सिर्फ 4 ही जाति हैं, वो है गरीब है, युवा है, महिला है और किसान है। तो इस तरह से इस बजट से भी ये उम्मीद की जा सकती है इन चारों वर्गों के लिए, गरीब वर्ग की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें या किसानों की बात करें, इन चारों ही वर्गों के लिए कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिल सकता है। हालांकि ये एक इंटरिम बजट है, क्योंकि चुनाव से पहले का बजट है। ये चुनाव तक योजनाओं को संचालित करने का जो माध्यम है सिर्फ उसको उसमें पूरा किया जाता है। लेकिन 2019 के जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो बजट आया था उसमें किसान सम्मान निधि की घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी। तो उम्मीद इस बार भी ऐसा कुछ है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ उसमें कई सारी चीजों को कुछ नई घोषणा की जा सके। उसके साथ साथ किसान सम्मान निधि बढ़ाने की भी चर्चा इस बार बहुत जोरों पर है। तमाम कई सारी बातें चल रही हैं और आपको बता दूं कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका संसद भवन पहुंचना शुरू हो गया है और अब से थोड़ी देर के अंदर संसद भवन के अंदर कैबिनेट की मीटिंग होगी, क्योंकि जो बजट है उसको कैबिनेट से पास कराया जाएगा और उसके बाद में 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो संसद के अंदर बजट पेश करेंगी। तो लगातार जो है वो दिल्ली से लेकर और राज्यों तक हर आदमी को उम्मीद है आज के बजट से कि उनके लिए इस बजट में क्या रहने वाला है, किसानों के लिए क्या रहने वाला है। मैंने बताया जिस तरह किसान सम्मान निधि को बढ़ाने पर चर्चा की जी, जो बैंक से लोन मिलता है उसकी जो एक सीमा है उसको बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। कई सारी और जो रियायतें हैं वो महिला वर्ग को जो काम करना चाहती है उनको लेकर दिया जा सकता है। अगर बात करें युवा वर्ग की तो जिस तरह स्टार्टअप पर पूरा जोर सरकार ने दिया है, तो स्टार्टअप पे जो जिस तरह से आपको सरकार जा सकता है किया जा सकता है। तो ये कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आज। अब हालांकि अब से थोड़ी देर का बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। बिल्कुल पवन, यही जानना चाह रहे हैं कि अब ज्यादा वक्त बचा है नहीं, और हम देख पा रहे थे कि वित्त मंत्री पहुंच चुकी थी संसद, और कौन कौन से बड़े चेहरे इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्या हलचल वहां पर है, ताजा अपडेट इस वक्त का भी। जितने भी ज्यादातर मंत्री जो हैं वो संसद भवन पहुंच चुके हैं, चाहे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करें या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें। तो मंत्री जो हैं वो सब संसद भवन पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचेंगे और उसके बाद में यहां केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उस जो बजट
रात में 11 बजे जो है वो निर्मला सीतारमण बजट को पेश करने बिल्कुल, वाली हैं। यानी कि 1.5 घंटे से भी कम का वक्त अब बाकी है जब बजट सुनाया जाएगा। और सभी जो दर्शक हैं उनसे भी यही कहना है कि जो भी अपने काम है उन्हें आप पूरा कर लें, क्योंकि ठीक 11 बजे बजट सत्र शुरुआत हो जाएगी, बजट की शुरुआत हो जाएगी और आप देख पाएंगे कि आपके खाते में क्या कुछ गया इस बजट में। और न्यूज़ 18 लगातार आपको वो कवरेज भी दिखाएगा जिस वक्त बजट बताया जाएगा, सुनाया जाएगा, पढ़ा जाएगा, जो कि बहुत ही सभी के लिए मायने रखता है। और सीधे रुख करेंगे तनु का, रायपुर से जुड़ी हुई हैं तनु। महिलाएं मुख्य फोकस में हमेशा से रही हैं और इस बार देखा जाता है कि पिछले कुछ सालों में महिलाओं के लिए बजट के साथ साथ, चाहे वो इलेक्शन की बात करें, बजट की बात करें या फिर अन्य क्षेत्रों की बात करें, बहुत ज्यादा एक ऊर्जा के क्षेत्र में भी बात करें, हम देखते हैं कि राहत मिलती है उनको आगे बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए भी कई सारे रास्ते मोदी सरकार लेकर आती है। तो इस बार महिलाएं मुख्य फोकस में है फिर से। पूछे उनसे, जाने कैसा लग रहा है उनको। कुछ ही देर बाकी है बजट पेश होने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव को देखते हुए भी सरकार लोक लुभावन कई बड़े ऐलान जो है कर सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही ये बात कहा था कि देश में उनके लिए केवल 4 ही जातियां हैं, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाएं जो हैं शामिल है। और उसमें से एक वर्ग इस वक्त मेरे साथ है और उनसे ही हम बात करते हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। घर आप चलाती हैं, किचन का बजट आप देखती हैं, तो इसमें क्या कुछ रियायत की उम्मीद आप करती हैं? अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर से लेके इस साल के बजट में हमारा बजट दुगना हो गया है। किचन आइटम्स भी महंगे होते जा रहे हैं और रसोई गैस में हालांकि थोड़ा कम हुआ है रेट, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और कम होना चाहिए। तो किचन का बजट जो महिलाओं का बिगड़ रहा है उसको थोड़ा संतुलित किया जाना चाहिए और सिलेंडर के रेट्स भी कम होने चाहिए। रोज़मर्रा की भी कई चीज़ें हैं, चाहे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की इसमें हम बात करें तो इन सब में क्या कुछ रियायत की? नहीं, कॉस्मेटिक के आइटम्स तो दिन प्रतिदिन उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा रियायत मिलना चाहिए हमें, और सिलेंडर में तो मिलना ही चाहिए। महिला सशक्तिकरण की भी बात आप लोगों ने की, इसके अलावा और क्या कुछ है जिससे आप लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार के बजट में सरकार ऐलान करे? जैसे बच्चों की स्कूल फीसें थोड़ी सी कम होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है वो, और पेट्रोल उसके रेट भी बढ़ रहे हैं काफ़ी, वो भी थोड़ा। और जैसे ऐसा है कि लेडीज़ से अपने पैर पे खड़े हों, उनको लगता है कि वो अपने हेल्प करें या अपने पैर पे खड़े रहें, तो आजकल ऑनलाइन जॉब्स की बहुत सुविधाएं निकल रही है, तो थोड़ा ये गृहिणी को मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ तनु कि जो महिलाएं बिजनेस कर रही हैं उनको सुविधाएं मिलती हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए स्पेशली जो होम लोन्स हैं और रजिस्ट्री के बाद उनको कुछ छूट दी है, लेकिन जो महिलाएं अपना घर से ही स्टार्टअप करना चाहती हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल सुविधाएं दी जानी चाहिए। महिला सैनिटेशन पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि पिंक टॉयलेट हम देखते हैं कई सुदूर इलाके होते हैं और महिलाओं को बहुत दूर दूर तक पिंक टॉयलेट्स भी नहीं मिलते। हालांकि सरकार ने ये भी कहा है कि आप होटल्स को यूज़ कर सकती हैं, लेकिन वो भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि कई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत दूर तक होटल्स भी नहीं मिलते, और अगर सिर्फ आपको होटल्स मिलते हैं तो सिर्फ आप टॉयलेट यूज़ करने के लिए जाएं वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। तो मुझे लगता है इस बार के बजट में महिलाओं के सैनिटेशन पर ज़्यादा सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, उसका बजट बिल्कुल ये एक बेसिक प्रॉब्लम इन्होंने साझा की है तनु कि महिलाओं के सैनिटेशन को लेकर थोड़ा सा फोकस और करना चाहिए। जो पिंक टॉयलेट की बात की जाती है, जगह जगह पर देखते हैं कि सुलभ शौचालय की सुविधा तो होती है, लेकिन सफाई को लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं कि अगर साफ सफाई नहीं रहेगी सही तरीके से तो उसको इस्तेमाल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, और इमरजेंसी ऐसी होती है कि कई बार इस्तेमाल करने के दौरान भी कुछ दिक्कतें महिलाओं और पुरुषों को भी होती है। जाहिर सी बात है कि इस पर भी विशेष फोकस की जरूरत है। और सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ इस वक्त रतलाम से सुधीर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके पास भी कुछ लोग मौजूद हैं। सुधीर, अब उम्मीदें ठीक है, रतलाम में पीला सोना यानी कि सोयाबीन कह लीजिए और भी कुछ जो अनाज होता है वो निकलता है यहाँ से, और बहुत बड़े लेवल पे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। सोयाबीन की हम खास तौर पे बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि इनको वो मूल्य नहीं मिल पाता है जिसकी उम्मीद करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अगर एक्सपोर्टेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा फायदे की उम्मीद भी होती है। सुधीर जी बिल्कुल, फायदा होना चाहिए, किसानों का भी ये कहना है। और इसी बात को लेके किसान थोड़ी देर पहले जो हमारी चर्चा हुई थी
उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए और हर खेत का बीमा होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो एक किसान है, युवा किसान है, बहुत अच्छी बात कर रही थी इसके पहले भी। इनसे चर्चा करते हैं। आपने फूड चेन की बात करी थी, कोल्ड स्टोरेज की। यहाँ पे भी जो है उद्यानिकी की फसलें बहुत ज्यादा होती है। स्ट्रॉबेरी होता है, अंगूर होता है, अमरूद होता है, जो विदेशों में भेजा जाता है। उनको लेके क्या होना चाहिए, क्या डिमांड है, क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? तहसील लेवल पर एटलीस्ट कोल्ड चेन बननी चाहिए और पोस्ट हार्वेस्टिंग जो फैसिलिटी होती है, जो फ्रूट को क्लीन करेगी। एक्सपोर्ट के लिए होता क्या है, क्लीन होता है फ्रूट, उसके बाद एक्सपोर्ट होता है, तो वो फैसिलिटी यहाँ ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। कोल्ड चेन ना होने के कारण मंडियों में सड़ जाता है फ्रूट, सब्जियां सड़ रही है, मंडियों में सड़ती है 30% 40%, तो ये नुकसान ना हो। तो घोड़ा रोज एक बड़ी समस्या किसानों के लिए। घोड़ा रोज जो है, जिसे नीलगाय भी यहाँ कहते हैं, लेकिन घोड़ा रोज से कहना जरूरी होगा। यहाँ पे खेत चट कर जाती है, हमने खुद ने देखा। और सिर्फ रतलाम ही नहीं, रतलाम, मंदसौर, नीमच और मालवा करीब 20 से 25 जिले ऐसे जहाँ पे ऐसी दिक्कतें हैं। वो बहुत बड़ी समस्या है घोड़ा रोज की। फसलें चौपट कर जाती हैं और उसके बाद में यदि कभी बागवानी में कभी फल वल लग भी जाते हैं तो उसको भी नुकसान पहुंचाती है। और तीसरी बार ऐसा होता क्या है कि जाम रोड पर, जैसे रोडवेज पर चलते हैं ना, तो कई लोगों की जान भी चली जाती है, हादसे भी होते हैं। हमारे कई करीबियों को हमने यहाँ पे एक्सीडेंट होते हुए देखा है और उनका डेथ भी हो गई है। पास में ही गांव में कुआजागर है, वहाँ पे भी घोड़ा रोज एक बड़ी समस्या है जिससे हादसे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि घोड़ा रोज का झुंड होता है वो एक ही रात में पूरा का पूरा जो ये खेत होता है उसको चट कर जाता है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए ना तो स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा गाइडलाइन है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान ये जंगली पशु पहुंचा रहे हैं, तो बड़ा नुकसान है। एक आखिरी सवाल मैं लेता हूं। अब प्याज के खेत में हम लोग खड़े, राजेश भाई, प्याज हर बार कभी हंसाता कम है, रुलाता ज्यादा है। इस बार भी जो प्याज की फसल खड़ी है 40% नुकसान हो चुका है किसान को, लेकिन कहीं भी उसका मूल्य नहीं मिल पाता। आज किसान प्याज में जो मंडी में जा रहा है पूरी तरह से 10 से 15 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि उसकी लागत ही 15 से 18 रुपए आती है। तो हमारा यही कहना है कि एमएसपी तय हो, नहीं तो जो कोरोना में जो जीवन बर्बाद हुआ था ये घोड़ा रोज किसानों का जीवन बर्बाद कर देगा। किसानों की बल्ले बल्ले नहीं होगी, किसानों की धल्ले धल्ले हो जाएगी। तो किसानों के लिए समस्या बन गया घोड़ा रोज यहाँ पर। एमएसपी, एक बड़ा सवाल हर बार यही आ रहा है कि हर फसल का समर्थन मूल्य तय हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे गेहूं, और उसको लेकर बड़े आंदोलन भी हुए देश में। तो हर बार जो है समर्थन मूल्य की बात किसान जो हमारे अन्नदाता है उनकी ओर से सामने आ रही है। बिल्कुल, यानी कि जो भी अनाज है और जो भी फल सब्जियां हैं, ये बहुत अच्छी बात की कि जो फल और सब्जियों की खेती हो रही है उसके लिए स्टोरेज की सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसी खबरें भी सामने आती हैं जब भी कहा जाता है कि उनका आधे से ज्यादा जो उत्पादन है वो तो बिना कोल्ड स्टोरेज के होने की वजह से ही खराब हो जाता है, और जितना वो बेच पाते हैं उससे उनकी लागत भी कई बार नहीं निकल पाती है। सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से बिलासपुर का। उमेश, न्यायधानी में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कई बार सामने आई है, और हम ये भी देख पाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कई बार आवाज उठाई गई। सरकारी जो कर्मचारी होते हैं दफ्तरों में जिस तरीके की उनको सुविधाएं चाहिए उसको लेकर भी कई बार बातचीत हुई है। और भी बात करें, पूछें कि सामाजिक तौर पर क्या कुछ बदलाव की उम्मीद इस बार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ तो साथ में है ही हैं। आप सामाजिक तौर पर किस तरीके से देखते हैं बदलाव? सामाजिक तरफ से ये है कि जैसे थोड़ा सा अंतर कर दिए हैं लोग, जैसे सबका साथ सबका विकास है ना, उसमें किसान न्याय योजना, महतारी बंधन, सबके प्रति न्याय किए हैं। तो हमारे कर्मचारियों के प्रति भी थोड़ा न्याय करना चाहिए, क्योंकि हमें सामाजिक तौर से अन्याय तो है, क्योंकि कर्मचारी 40 साल 35 साल से सेवा करते हैं और उनको सम्मानजनक अगर पेंशन ना मिले और सम्मानजनक आखिरी में वृद्धावस्था में न जी पाए तो फिर कैसे जीवन चलेगा? आप बताइए क्या सामाजिक रूप से क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? सामाजिक रूप से परिवर्तन ये है कि जिस प्रकार से सभी का साथ, सभी का विकास जैसा कि बताया गया है, वैसे ही समाज में बहुत सारे स्तर के लोग हैं जो आज कमाते हैं और अपना घर जीवन यापन करने के लिए अपना घर चलाते हैं। उनको भी देखते हुए केंद्र सरकार को जो आज के स्थिति में जो बढ़ती हुई महंगाई है ये उसको भी संतुलित करना बहुत आवश्यक है। और उसको संतुलित करते हुए जो व्यक्ति
जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी मकान और आवास की योजना जो चलाई गई है उसे भी पूर्णतः लागू करने के लिए केंद्रीय बजट में उसको रखना चाहिए कि केंद्र में क्या केंद्र जो है वो राज्य सरकार को क्या बोलना चाहिए आवंटन दे सकती है, जिससे शासकीय मकानों का निर्माण किया जा सके और उनको जो बेघरों को निवास की व्यवस्था की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ी समस्या ये भी है छत्तीसगढ़ की कि यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, आदिवासी जो इलाके, वहां पर हाथियों का आतंक लगातार देखा जा रहा है। हाथियों और मनुष्यों के बीच जो द्वंद्व है वो देखा गया। तो क्या कुछ एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है क्या? इसको लेकर भी लोगों की पूरी निगाहें हैं, क्योंकि आपने देखा कि लगातार घटनाएं निकलकर सामने आई हैं। तो क्या कुछ उसके लिए बेहतर किया जाएगा? इस पर भी लोगों की उम्मीदें हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं और होनी भी चाहिए, इसलिए क्योंकि इससे घरों को नुकसान होता है, लोगों की जान भी चली जाती है। लगातार ऐसी खबरें हर दिन हम पढ़ रहे हैं और ये भी देखते हैं कि हाथी ना सिर्फ फसलों को तबाह करते हैं, घरों को तबाह करते हैं, बाकी किसी भी वक्त वो आ जाते हैं और लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है। इसमें जाहिर सी बात है। और ये जो जंगली जीव हैं, जो पशु हैं, इनसे बचाव के लिए अभी तक वन विभाग बिल्कुल फेल है, क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, तेंदुआ पिछले 2 हफ्तों से घूम रहा है, उसको पकड़ा नहीं जा सका अभी तक। छत्तीसगढ़ में आए दिन हाथियों का आतंक देखने को मिलता है। एक बार फिर से हम वासु का रुख करेंगे। वासु, ये एक बड़ी समस्या है, माफ कीजिएगा, वासु से नहीं, पवन का हम रुख कर लेते हैं। इस वक्त मौजूद है संसद में और संसद के बाहर। पवन, क्या कुछ अपडेट इस वक्त अभी मिल पा रही है? देखिए, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो संसद भवन पहुंच चुके हैं और बस इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट के अंदर तमाम जो सदस्य हैं कैबिनेट के, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करें, ये सभी लोग उस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर रहेंगे। और केंद्रीय कैबिनेट के अंदर ये जो बजट है, बजट को पहले पास किया जाएगा और पास करने के बाद में फिर उसको 11 बजे जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उसको संसद के अंदर पेश करने वाली हैं। जब एक बार केंद्रीय कैबिनेट से जब बजट पास हो जाएगा, उसके बाद में एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट की कॉपियों के साथ में मीडिया के सामने एक वो फोटो खिंचाती है और फोटो खिंचाने के बाद में संसद भवन के अंदर उनका प्रवेश हो जाता है और फिर 11 बजे से वो बजट पेश करना शुरू करेंगी। तो तमाम लोगों को उम्मीद है, अब तक थोड़ी देर पहले तक दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही थी, अब बारिश रुक चुकी है और अब धीरे धीरे सूरज भी निकलने लगा है। तो लोगों की उम्मीद का सूरज इस बजट से किस तरह से निकलने वाला है, लोगों की उम्मीद इस बजट से जुड़ी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का बजट है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले की अगर बात करें तो जो किसान जो सम्मान निधि है उसकी घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी। तो इस जो बजट से भी तमाम लोगों की उम्मीद है। चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, उसमें ऐसी खबरें आ रही है कि उसको 6,000 से बढ़ाकर 10,000 तक किया जा सकता है। या महिलाओं की अगर बात करें तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको आसानी से ऋण मिल सके और जो ऋण की जो एक लिमिट है उसको और बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में अगर बात करें तो जो उसमें जो ब्याज की दर होती है उसको घटाया जा सकता है। उसके साथ साथ कई सारी जो बातें चल रही थी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को लेकर इसके बीच में सरकार ने घोषणा की थी एक कमेटी बनाने की कि जो नई पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बीच में जो एक नई तरीके से कुछ एक रास्ता निकाला जा सके, जिससे जो लोग जो तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उसकी जो असुविधाएं हो रही हैं उसको दूर किया जा सके। तो हो सकता है उसको लेकर भी इस बजट पर चर्चा की जाए। अगर बात करें टैक्स स्लैब की, तो टैक्स स्लैब में पिछले ही बजट में सरकार ने जरूर 50,000 रुपए की उसको लिमिट को एक्सटेंड किया था। तो इस बार भी उम्मीद है कि बजट में और ज्यादा जो टैक्स स्लैब है उसमें राहत दी जा सके। तो यानी कि जिस तरह से सरकार बात करती है महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, और जिस तरह से जो पूरा एक बात पूरी हमेशा सरकार बात करती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपने सुना कि उन्होंने कहा कि ये जो नया संसद भवन बना है उसमें पहला जो बजट है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं और पहली बार राष्ट्रपति संसद भवन के अंदर आएंगी। तो यानी कहीं ना कहीं ये उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का। तो जिस तरह से सरकार, बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही आपने पवन की, बहुत बड़ा उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का, क्योंकि आज पहली बार इस नए संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगे और साथ ही निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करेंगे। नए संसद भवन से आज बजट पेश किया जाना है। सीधे रुक करेंगे बात फिर से तनु का। तनु, वाकई में दिन बहुत ही खास है महिलाओं के लिए कहें इसके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने भी सुना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार नए संसद भवन पहुंचेंगी और साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
अपने कार्यकाल के दौरान ये 6वां बजट पेश करने जा रही हैं, जो कि आज पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी, महिलाओं के लिए गर्व की बात होगी। इनसे बात करें, पूछे कैसा महसूस कर रही है, और बहुत ही शॉर्ट में बात करें तनु। निर्मला सीतारमण आज अपना 6वां बजट यहाँ पेश करने वाली है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा खुशी है। इस साल हम देख रहे हैं कि महिलाओं को हर चीज़ में प्रमोट किया जा रहा है। एक तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला है, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिला है, सेना की इस बार जो टुकड़ी निकली थी उसमें भी महिलाओं ने लीड किया है। और ये जो बजट है मैं उम्मीद करती हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल होना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि निर्मला सीतारमण एक महिला हैं और बखूबी अपने काम को आज तक निभाती आई हैं। तो ये जो बजट है वो महिलाओं पे फोकस होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं के लिए जाहिर सी बात है कि बजट में कुछ बहुत ही बेहतर प्रावधान होंगे, और ये सीधी तस्वीर अब आपको हम दिखाएंगे, जहां पर आप देखेंगे तमाम जो केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हैं वो तो मौके पर पहुंचे रहे हैं। संसद भवन के बाहर किस तरीके की हलचल है, लगातार आपको अपडेट दी जा रही है। तो बजट को लेकर क्या कुछ आगे अभी होने वाला है, किस तरीके की पूरी प्रक्रिया होने वाली, वो तो आपको दिखाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।